से मेरी बात समझने की कोशिश करना, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यदि मैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करता हूं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए दिया हुआ था, है ना। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। पूरा कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था। मैं अभी जस्ट सिलेबस ही देख रहा था। तो पूरा कंप्लीट तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जो जो टॉपिक है वो टॉपिक अपन जल्दी से कवर कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, सो दैट आप लोगों के लिए एग्जाम में उसकी हेल्प से क्या मिल पाए, यानी उससे हेल्प मिल पाए। सो सिलेबस कहाँ है? सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस ये है हमारे पास। तो अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करता हूँ, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया है, फोर्स ऑफ मोशन, यानी कुछ पार्ट मैकेनिक्स का है और कुछ पार्ट इसका है, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, इम्पैक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन, डिटर्मिनेसी, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, कैलकुलेट द रिएक्शन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ सिंपली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलिए सर, स्क्रीन बड़ा कीजिए ना। स्क्रीन बड़ा ही तो है, और कितना बड़ा करूं? स्क्रीन बड़ी तो है, और कितना बड़ा करूं? चलें स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं, सही है। तो जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूंगा, तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा स्टेटमेंट समझते हैं कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है। पहले हम ये समझते हैं, थोड़ी थोड़ी सी अपन को प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। और फिर अपन धीरे धीरे आगे चलेंगे और चीजों को समझते जाएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनते जाइए और मेरी बातों को समझते जाइए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैंने आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बात किया, तो उसमें पहला टर्म्स मुझे आपके सामने जो पढ़ाना है, इट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, पहले हमें ये सुनना पड़ेगा। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस को जनरली बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। अगर हम स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो स्ट्रेस को क्या बोला जाएगा? स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। So it is internal resisting force. It is the ratio of internal resisting force। और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स में हम काय का डिवाइड करेंगे? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, उसमें हम डिवाइड करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और हम उसमें डिवाइड करेंगे काय का? सो आई विल डिवाइडिंग इनटू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं क्रॉस सेक्शन एरिया का डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखता था स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को जनरली बोला जाता था इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। यही हम आपके सामने बात करते थे। वी ऑलरेडी नो दैट, अगर हम फोर्स की यूनिट के बारे में डिस्कशन करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। और अगर हम एरिया की बात करेंगे, तो एरिया का यूनिट हमारे पास होता है mm स्क्वायर। दैट मीन्स न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज सेट टू बी MPa, दैट मीन्स मेगा पास्कल। तो अगर अपन स्ट्रेस की यूनिट की बात करते हैं, तो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और या तो हमारे पास स्ट्रेस का यूनिट होता है इज इन मेगा पास्कल। अगर कोई आपसे पूछे स्ट्रेस वेक्टर है या फिर स्ट्रेस स्केलर है, तो आपको एक बात याद रखना है, स्ट्रेस नाइदर भी वेक्टर नॉर भी स्केलर। स्ट्रेस ना तो वेक्टर होगा, स्ट्रेस नाइदर भी वेक्टर, ना तो स्ट्रेस वेक्टर है, नॉर भी स्केलर, ना तो ये स्केलर है। याद रखना, स्ट्रेस नाइदर भी वेक्टर नॉर भी स्केलर, ना तो ये स्केलर है, ना तो ये वेक्टर है, ना तो ये स्केलर है। इट इज टेंसर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होता है? सो इट इज टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्वांटिटी कहलाता है। सो आई विल डिस्कस हियर, इट इज टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्वांटिटी कहलाता है। तो मैंने आपसे बोला स्ट्रेस नाइदर भी वेक्टर नॉर भी स्केलर। स्ट्रेस ना तो वेक्टर है ना ही स्केलर है। स्ट्रेस नाइदर भी वेक्टर नॉर भी स्केलर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्वांटिटी कहलाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ओके ओके। तो मैंने आपके सामने बोला इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्वांटिटी है। इट इज नाइदर भी वेक्टर नॉर भी स्केलर। ना तो ये वेक्टर है और ना ही ये स्केलर है। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये हमारे पास एक टेंसर क्वांटिटी होगा, इस बात को याद रखना। तो स्ट्रेस नाइदर भी वेक्टर नॉर भी स्केलर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये एक टेंसर क्वांटिटी होता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, माताओं, अच्छे तरीके से सुनिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिए। स्ट्रेस नाइदर भी वेक्टर नॉर भी स्केलर। स्ट्रेस ना तो वेक्टर है ना तो स्केलर है। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये कंप्लीटली एक टेंसर क्वांटिटी होता है। अब अपन थोड़ा सा आगे आए हैं, और अगर चीजों को समझने की और चीजों को अगर हम सुनने की कोशिश करें आपके सामने, तो कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है और मैं आपके सामने क्या समझाना चाहता हूँ, क्या मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, द कंडीशन इज दिस। कंडीशन ऐसा है कि अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस जनरली दो तरीके का होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो अगर हम स्ट्रेस की बात करेंगे, तो स्ट्रेस जनरली दो तरीके का होता है। एक स्ट्रेस जो हमारे पास होगा, दिस स्ट्रेस इज सेट टू बी अ नॉर्मल स्ट्रेस।
उसको मैं आपके सामने नॉर्मल स्ट्रेस बोलूंगा। और दूसरे टाइप का स्ट्रेस जो हमारे पास होगा, दिस स्ट्रेस इज सेड टू बी अ शेयर स्ट्रेस, उसको हमने शेयर स्ट्रेस बोला। तो एक हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है, एंड द अनदर स्ट्रेस आई विल डिस्कस, इट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस, ये शेयर स्ट्रेस कहलाएगा। अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। नॉर्मल स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। याद रखना, नॉर्मल स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड शेयर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, जो शेयर स्ट्रेस होगा उसको टाउ से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब अच्छे तरीके से एक बात को सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। तो द कंडीशन इज दिस, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने आपके सामने इस तरीके से बॉडी कंसीडर किया, और अगर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का डायरेक्शन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में हमारा नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। और अगर मान लीजिए हमने आपके सामने बोला, अगर मान लीजिए हमने बोला ये हमारी बॉडी था और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का डायरेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है, तो वहां पर शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल होगा, तो उस कंडीशन में शेयर स्ट्रेस इज टू बी डेवलप, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस इज टू बी डेवलप, वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस दो तरीके की होती हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा है ना, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। आ रहा हूँ, धीरे धीरे हर चीज को बताऊंगा ना भाई, 2-5 मिनट रुको तो जरा, 2-5 मिनट रुको तो जरा। मैं जानता हूं तेरी नॉलेज के काबिल नहीं हूं मैं जानता हूं तेरी नॉलेज के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरे शौक तो देख, जरा इंतजार तो कर। तो मैंने आपके सामने बोला कि हमने एक्चुअल में जनरली आपके सामने जब स्ट्रेस की बात किया, तो स्ट्रेस जनरली दो तरीके का मैंने आप लोगों के लिए बताया था। सो आई विल डिस्कस अवर स्ट्रेस हियर। तो जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस को हम जनरली आपके सामने दो तरीके से बता रहे थे। मैंने आपसे बोला था एक टाइप का स्ट्रेस जो हमें दिखाई दे रहा था, दिस स्ट्रेस इज सेड टू बी अ नॉर्मल स्ट्रेस। हमने आपके सामने नॉर्मल स्ट्रेस की बात किया, और मैंने आपको बताया इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, जब फोर्स का डायरेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर था, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस इज टू बी डेवलप, वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने आपके सामने शेयर स्ट्रेस की बात किया था, तो मैंने आपको अब भी बताया है, अगर हम शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि डायरेक्शन ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पैरेलल ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हमने आपके सामने बोला इट रेट्स शेयर स्ट्रेस। हमने शेयर स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन किया था। मेरे प्यारे भाइयों एवं माताओं बहनों, अच्छे तरीके से सुनना, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। द कंडीशन इज दिस, कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसा है, कंडीशन ऐसा है कि नॉर्मल स्ट्रेस एक्चुअल में दो तरीके की होती है। तो हमने आपसे बोला नॉर्मल स्ट्रेस जनरली कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, तो हमने आपसे बोला दो तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, एक हमारे पास होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, और एक हमारे पास आएगा इट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट आप लोगों के सामने बता दिया, मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बता दिया। मैंने आपके सामने बोला जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस दो तरीके का हो सकता है। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, और एक हमारे पास जो यहाँ पर होता है इट इज कॉल्ड एज बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, एक हमारे पास बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम शेयर स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस, तो अगर हम शेयर स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, तो शेयर स्ट्रेस भी दो तरीके का हमारे लिए दिखाई देता है। एक हमारे पास होता है बेटा इट इज सेड टू बी अ डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, तो एक हमारे पास जो होगा इट इज सेड टू बी अ डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, इसको हमने डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस बोला। और एक शेयर स्ट्रेस जो हमारे पास होता है इट इज कॉल्ड एज टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस। याद रखिए, एक को हमने क्या बोल दिया, सो नेक्स्ट आई विल डिस्कस इट इज कॉल्ड टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस, एक को हमने टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस बोला। तो मैंने बोला शेयर स्ट्रेस भी दो तरीके का होता है, एक हमारे पास है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, और एक हमारे पास होता है टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। अच्छा, और मैंने बोला नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरीके का होता है। एक नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारे पास है, बेंडिंग स्ट्रेस भी दो तरीके का होता है। एक नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारे पास होता है इट इज सेट टू बी अ डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, और एक हमारे पास जो होगा इट इज कॉल्ड एज बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, इसको हमने बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस नाम दिया। तो एक हमारे पास है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, और एक हमारे पास होता है इट इज अ बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, ये हमारे पास बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और खोपड़े में बातों को पेल लीजिएगा, ठीक है ना।
द कंडीशन इज दिस, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने आपके सामने बोला, एक्चुअल में जब डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरीके का है, या तो वो टेंसाइल नेचर का होगा और या फिर वो कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा। तो या तो वो टेंसाइल नेचर का होगा और या फिर वो क्या होगा, या फिर वो कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा। मेरे भाइयों बहनों, जैसे आई हैव अ बॉडी, मेरे पास इस तरीके से बॉडी था और इस बॉडी पर इस तरीके से आप फोर्स की वैल्यू को एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में डायरेक्टली ये टेंसाइल नेचर का है, तो ये डायरेक्ट टेंसाइल, डायरेक्ट नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। अगर मान लीजिए बॉडी लाइक दिस, इस तरीके से बॉडी था और अगर हमने फोर्स इस तरीके से अप्लाई कर दिया तो ये कॉम्प्रेसिव नेचर का फोर्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये डायरेक्ट नॉर्मल कॉम्प्रेशन स्ट्रेस कहलाएगा। सो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अच्छे तरीके से सुनना और समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या डिस्कस करने वाला रहूंगा। सो मैंने आपके सामने बोला टेंसाइल नेचर का ये स्ट्रेस होगा और दिस इज फॉर कॉम्प्रेसिव नेचर, ये कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा, ये बात याद आ गई। अब बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब समझो। सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग अ बीम, मैंने आपके सामने एक बीम कंसीडर किया और इस बीम पर इस तरीके से आई विल अप्लाइंग अ मूवमेंट। इस बीम पर हमने क्या किया बच्चों, इस बीम पर इस तरीके से आई विल अप्लाइंग अ मूवमेंट, मैंने मूवमेंट को अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही हमने इस तरीके से बीम पर मूवमेंट को अप्लाई किया, इफ यू आर अप्लाइंग अ मूवमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर बीम, तो आपको अच्छे तरीके से पता है इस मूवमेंट के एप्लीकेशन के कारण दिस बीम कैन बी बेंड लाइक दिस, ये बीम इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगा। अब जब ये बीम इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगा, जब ये बीम इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगा, तो आप अपने हाथ को जब ऐसे करेंगे तो यू रियलाइज दैट कि ऊपर वाले फाइबर पर कॉम्प्रेशन नेचर का स्ट्रेस आएगा और नीचे वाले फाइबर पर टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस आएगा। ऊपर वाले फाइबर पर कॉम्प्रेसिव नेचर का स्ट्रेस आएगा और नीचे वाले फाइबर पर क्या आएगा, टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस आएगा। ये बात याद रखिए। तो ऊपर वाले फाइबर पर कॉम्प्रेसिव नेचर का स्ट्रेस आया, ऊपर वाले फाइबर पर कॉम्प्रेसिव नेचर का स्ट्रेस आया, ठीक है ना, और नीचे वाले फाइबर पर टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस आया। लेकिन एक्चुअल में ये जो स्ट्रेस आ रहे हैं ना, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर हैं। ये जो स्ट्रेस हमारे पास आ रहा है, ये स्ट्रेस भी क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आ रहे भाई। परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये नॉर्मल तो है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं आ रहा, ये बेंडिंग के कारण आ रहा है, इसलिए दीज स्ट्रेसेस आर कॉल्ड एज बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। और इन बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्योर बेंडिंग इक्वेशन पढ़नी पड़ती है, एम अपॉन आई ई अपॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन आर, ठीक है ना, सॉरी, एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। अभी अपन देखेंगे। तो अब हमने आपके सामने इसी तरीके से हम शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं, तो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन करें। सो आई विल कंसीडरिंग अ मेंबर, मैंने मेंबर आपके सामने कंसीडर किया और उस मेंबर पर इस तरीके से अगर हमने फोर्स को अप्लाई कर दिया या स्ट्रेस इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअल में दिस स्ट्रेस इज सेट टू बी अ डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, इसको हम डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए आपसे आपके सामने आई विल कंसीडरिंग अ शाफ्ट, मैं आपके सामने एक शाफ्ट को कंसीडर कर लिया। सो आई एम कंसीडरिंग हियर, मैंने आपके सामने बोला आई विल कंसीडरिंग अ शाफ्ट हियर, मैंने आपके सामने इस तरीके से एक शाफ्ट कंसीडर किया। अब अगर मान लीजिए हम इस तरीके से आपके सामने शाफ्ट के बारे में डिस्कशन करें और आई एम अप्लाइंग अ टॉर्शन ऑन दिस पर्टिकुलर शाफ्ट, मैंने इस पर्टिकुलर शाफ्ट पर क्या किया, टॉर्शन को अप्लाई कर दिया। इफ यू आर अप्लाइंग द टॉर्शन ऑन दिस पर्टिकुलर शाफ्ट, जैसे ही आपने टॉर्शन को अप्लाई किया, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टॉर्शन आप देख पा रहे होंगे जब हम कपड़े को पानी में गीला करते हैं, बाहर निकालते हैं और इस तरीके से उसको निचोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो कपड़े का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड होता है। तो वहां पर जब स्लाइडिंग आ जाती है तो वहां पर शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट मींस टाउ। तो ये शेयर स्ट्रेस तो आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के सरफेस के पैरेलल ही लग रहा है, तो ये शेयर स्ट्रेस तो डेवलप होगा। लेकिन एक्चुअल में ये जो शेयर स्ट्रेस है ना, ये डायरेक्ट नहीं आ रहा, ये टॉर्शन के कारण आ रहा है, इसलिए दिस शेयर स्ट्रेस इज सेट टू बी अ टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। ये शेयर स्ट्रेस जो हमारे लिए मिलेगा, दिस शेयर स्ट्रेस इज सेट टू बी अ टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। इस शेयर स्ट्रेस को मैं आपके सामने टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस के नाम से जानता हूं, समझ रहे हो। अब इस टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस को निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, टॉर्शन इक्वेशन, टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा अपॉन एल, लेकिन भाग्य से वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, चीजों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे बोला जैसे स्ट्रेस होता है, इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज होती है, उसका नाम होता है जिंदगी में स्ट्रेन। जैसे हमने स्ट्रेस पढ़ा, इसी तरीके से एक और टास्क होता है, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। हमने आपके सामने स्ट्रेन बोला, और जब जनरली हम जब स्ट्रेन की बात करते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ये चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। तो ऐसा बोला जाता है, अगर हम स्ट्रेन की बात करेंगे तो स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होगा काय काय क्या,
तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ये चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो होगा। अब इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, इसका मतलब क्या है बच्चों? व्हाट इज द मतलब हियर? व्हाट इज द मतलब? तो आई विल कंसीडरिंग अ मेंबर, मैंने आपके सामने इस तरीके से एक मेंबर कंसीडर किया, एंड लेंथ ऑफ द मेंबर आई विल कंसीडरिंग कैपिटल एल। हमने मेंबर का लेंथ कितना कंसीडर कर दिया? सो लेंथ ऑफ द मेंबर आई विल कंसीडरिंग कैपिटल एल। मैंने कैपिटल एल लेंथ ऑफ मेंबर कंसीडर किया, एंड आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर मेंबर। जब मैं फोर्स को अप्लाई करूंगा इस पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर, सो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर मेंबर। इस पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर यदि हम फोर्स को अप्लाई करें, तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की एप्लीकेशन के कारण हमारा मेंबर क्या होगा? इस तरीके से डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के कारण मेंबर क्या करेगा? डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। तो डिफॉर्म होने की कोशिश किया, तो मैंने आपसे बोला इसका लेंथ एल से बढ़कर कितना हो गया बच्चों? तो इसका लेंथ एल से बढ़कर हो गया एल प्लस डेल्टा एल। तो इसका लेंथ एल से बढ़कर क्या हो गया? एल प्लस डेल्टा एल हो गया। तो अगर डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल, हमारा मेंबर का लेंथ एल से बढ़कर एल प्लस डेल्टा एल हो गया, तो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ कितना आया? चेंज इन डायमेंशन आया डेल्टा एल, ठीक है ना? डेल्टा एल इज द चेंज इन डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन इज एल, ओरिजिनल डायमेंशन एल आया। मेरे भाइयों एवं बहनों, अच्छे तरीके से सुनना, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम चेंज जो आया वो भी मान लो एमएम में आया, और ओरिजिनल लेंथ भी जो था वो एमएम में था। मैडम लोगों का फेवरेट काम क्या है? काटना। तो बेटा एमएम से एमएम को काट दिया, तो इसका मतलब स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, खोपड़े में पेल लेंगे। तो स्ट्रेन, तो हमने आपसे बोला स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, जो स्ट्रेन है वो एक प्रकार से यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। ये बात आप सभी लोग याद रखें। हाँ हाँ, ये बात सत्य है कि स्ट्रेस ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है। इसी तरीके से ये बात भी सत्य है, इसी तरीके से ये बात भी सत्य है कि स्ट्रेन भी ना तो वेक्टर है ना ही स्केलर है। स्ट्रेन इज ऑल्सो अ टेंसर क्वांटिटी, वो भी टेंसर क्वांटिटी होती है। लेकिन क्वेश्चन इज दिस सर, टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। मेरे भाइयों बहनों माताओं, मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला स्ट्रेन इज नाइदर वी वेक्टर, स्ट्रेन इज नाइदर वी वेक्टर, स्ट्रेन ना तो वेक्टर है, स्ट्रेन इज नाइदर वी वेक्टर, ना तो वेक्टर है, नॉर भी स्केलर, ना तो स्केलर है। स्ट्रेन इज नाइदर भी वेक्टर नॉर भी स्केलर, ना तो वो वेक्टर है ना तो वो स्केलर है। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ये टेंसर क्वांटिटी है। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ये टेंसर क्वांटिटी है। इस बात को सभी बच्चे याद रखें। स्ट्रेन इज नाइदर बी वेक्टर नॉर बी स्केलर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। मेरे भाइयों बहनों माताओं, अब कंडीशन इज दिस कि सर टेंसर का मतलब क्या होता है? तो जब हम आपके सामने टेंसर की बात करेंगे, जब हम आपके सामने टेंसर की बात करेंगे, तो बड़े ध्यान से सुनिए अंकित आपसे क्या बोलना चाह रहा है। देखो बेटा, तीन चीजें होती हैं। या तो हमारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगा, या तो हमारा क्वांटिटी क्या होगा? या तो हमारा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगा, या फिर हमारा क्वांटिटी क्या होगा? या तो हमारा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। याद रखना, या तो हमारा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगा, या तो हमारा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और स्केलर, या तो हमारा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगा, या तो हमारा वेक्टर, या तो हमारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और या फिर हमारी जो क्वांटिटी होगी वो टेंसर क्वांटिटी होगी बच्चों, वो टेंसर क्वांटिटी होगी। मेरा कहने का तात्पर्य आपके सामने ये है कि अगर कोई भी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसमें केवल और केवल ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन, केवल मैग्नीट्यूड गिवन रहता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं रहती। तो इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन को भी पेल रहे हैं, ठीक है ना? हमने क्या बोला? हमने बोला मैग्नीट्यूड के साथ साथ, अगर मैग्नीट्यूड तो हो ही, बड़े ध्यान से सुन लेना अंकित क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड तो हो ही, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर कोई एक डायरेक्शन हम आपके सामने गिवन दे दें, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है ना, फोर्स वेक्टर है। आर यू गेट माय पॉइंट? लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट मैग्नीट्यूड, और हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है ही, और मैं एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ, एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक की जगह 2 डायरेक्शन गिवन हो जाएं, तो मैंने आपके सामने बोला
अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ दो डायरेक्शन आ जाएं तो फिर उस क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है। मैंने आपके सामने सिंपल बोला, मैंने आपके सामने बोला ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन तो वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन इज गिवन तो उस कंडीशन में वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ दो डायरेक्शन हमारे पास गिवन है तो इस क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी बोला जाएगा। इस बात को आप सभी लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिए। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ आर नाइदर बी वेक्टर नॉर बी स्केलर, ना तो ये वेक्टर हैं ना तो ये स्केलर हैं, बोथ आर टेंसर क्वांटिटी। सर टेंसर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि उनमें एक मैग्नीट्यूड तो रहता ही है, दो डायरेक्शन, दो डायरेक्शन कौन सा? एक तो हमें डायरेक्शन बताता है डायरेक्शन ऑफ प्लेन, एक हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ प्लेन बताएगा। डायरेक्शन ऑफ प्लेन का मतलब ये किस प्लेन में एक्ट कर रही है स्ट्रेस, उस प्लेन का डायरेक्शन बताएगा। और दूसरा क्या बताएगा? दूसरा हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है या जेड डायरेक्शन में। तो इसमें दो डायरेक्शन साथ में रिप्रेजेंट की जाती हैं, एक तो डायरेक्शन ऑफ प्लेन बताता है एक डायरेक्शन, और दूसरा डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस बताता है। आपने पढ़ा भी होगा टाउ एक्स वाई, ऐसा लिखा हुआ देखा है ना, टाउ एक्स वाई। तो हमने आपके सामने ऐसा पढ़ा भी होगा टाउ एक्स वाई, ठीक है ना। अगर तीन डायरेक्शन है तो एक्स वाई जेड में बताएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो मैंने आपके सामने क्या बोला, तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अगर एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ दो डायरेक्शन हमारे लिए गिवन होती हैं, एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ दो डायरेक्शन हमारे लिए गिवन होती हैं, तो कहने का मतलब इट इज अ टेंसर, वो टेंसर क्वांटिटी कहलाता है बच्चों। ये बात आप याद रखिए। तो स्ट्रेस नाइदर बी वेक्टर नॉर बी स्केलर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब अगर लोग आप लोगों से पूछे, अगर मैंने आप लोगों से पूछा कि जिंदगी में स्ट्रेस पहले आया या स्ट्रेन पहले आया, अगर कोई आपसे पूछ ले स्ट्रेस और स्ट्रेन में से बेसिक क्वांटिटी कौन है, पहले कौन आया, तो याद रखना पहले स्ट्रेन आया। क्यों? क्योंकि पहले स्ट्रेन आया, नॉट स्ट्रेस नहीं आया, पहले स्ट्रेन आया। स्ट्रेन क्यों आया? अरे इसलिए आया क्योंकि स्ट्रेस का मतलब है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मियां इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तो केवल तभी डेवलप होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स केवल तभी डेवलप होगा जब हमारा मटेरियल डिफॉर्म होना चाहेगा। समझ में आ रहा है? पहले मटेरियल के पार्टिकल डिफॉर्म होना चाहेंगे, उसके बाद उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। यानी पहले स्ट्रेन आएगा, बाद में स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेन एक ज्यादा बेसिक पैरामीटर है एज कंपेयर टू स्ट्रेस, ये बात याद रखिए। स्ट्रेन ही कारण है स्ट्रेस का, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को लिखवाता हूं बेटा कि स्ट्रेन इज अ कॉज, स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। इसलिए मैं बच्चों को लिखवाता हूं स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। जो स्ट्रेन है एक्चुअल में वही स्ट्रेस का कारण है, स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने लिखवाता हूं, स्ट्रेन इज मोर बेसिक पैरामीटर, स्ट्रेन ज्यादा बेसिक पैरामीटर है, स्ट्रेन इज मोर बेसिक पैरामीटर एज कंपेयर टू स्ट्रेस। स्ट्रेन इज मोर बेसिक पैरामीटर एज कंपेयर टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के कंपैरिजन में स्ट्रेन ज्यादा बेसिक पैरामीटर है, तो स्ट्रेन इज मोर बेसिक पैरामीटर एज कंपेयर टू स्ट्रेस। जिंदगी में पहला स्ट्रेस आएगा, आफ्टर दैट स्ट्रेन आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं। अब अपन आगे चलते हैं। हमने स्ट्रेस स्ट्रेन समझ लिया। देखो बच्चों, आप लोगों के सामने मैं थोड़ी थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा अपन आयरन के बारे में बात करेंगे, आयरन लोहा, ठीक है ना। हम थोड़ा सा आयरन के बारे में बात करते हैं। नाउ सी हियर, मैं आपसे क्या बोलना चाहूंगा, क्या डिस्कस करना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों माताओं, अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस हियर। मैंने आपसे बोला, मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि जब भी अपन को, देखो हम तो सभी जानते हैं आयरन इज द नेचुरल मटेरियल। भाई आयरन जो है वो नेचुरल मटेरियल है। आयरन इज अ नेचुरल मटेरियल, आयरन एक नेचुरल मटेरियल है और हमें धरती मम्मी से प्राप्त होता है, ठीक है ना। आयरन इज अ नेचुरल मटेरियल, वी ऑलरेडी नो दैट। और हमारे लिए कैसे प्राप्त होता है? धरती मम्मी से प्राप्त होता है, यानी हमारी धरती माँ हमारे लिए आयरन प्रोवाइड करवाती है। अब एक्चुअल में जब हम आपके सामने आयरन की बात करते हैं, आयरन की माइंस होती हैं, आपने सुना होगा लोहे की खदानें हैं, ठीक है ना। तो आयरन जो होता है वो धरती मम्मी से हमारे लिए प्राप्त होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, ये कोई मैनमेड मटेरियल नहीं है, हमने इसको नहीं बनाया, एम आई राइट? सो जब आयरन हमारे लिए जब मिलता है तो एक्चुअल में वो स्टोन के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? स्टोन। इस स्टोन में क्या होता है ना, फेरस नाम का, इस स्टोन में एक फेरस नाम का क्या होता है, एक फेरस नाम का
कंपोनेंट पाया जाता है, इस फेरस नाम के कंपोनेंट के कारण ही स्टील का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Fe, ठीक है ना, या आयरन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Fe। तो हमने आपके सामने बोला यहाँ पर एक फेरस पाया जाता है, तो मैंने आपके सामने बोला एक फेरस नाम का कंपोनेंट इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस फेरस के नाम पर ही स्टील का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट यानी कि जो नॉमेनक्लेचर है इट इज Fe, हम उसको Fe बोलते हैं। अब जैसे एक बच्चा बोलता है, एक बच्चे ने हमारे लिए नाम लिया है हेमेटाइट, ठीक है ना, तो एक्चुअल में होता क्या है ना, इट्स अ स्टोन, ये स्टोन इट्स हेमेटाइट टाइप, हेमेटाइट, इसमें यानी कि हेमेटाइट ऐसा स्टोन होता है इसमें फेरस नाम का कंपाउंड पाया जाए। अब इसमें क्या होता है ना बेटा, हम क्या करते हैं, इट इज अ रॉ फॉर्म, ये रॉ फॉर्म है, हम इस तरीके से इस आयरन को यूज नहीं कर सकते, इट इज अ रॉ फॉर्म, ये रॉ फॉर्म है आयरन का, है ना। तो आयरन का जो रॉ फॉर्म होता है दिस इज जनरली टेक्निकली कॉल्ड एज पिग आयरन, इसको हमने क्या बोल दिया, पिग आयरन। तो मैंने बोला आपके सामने, मैंने आपके सामने बोला इनप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का जो इनप्योरेस्ट फॉर्म होगा, तो आई विल से इनप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का इनप्योरेस्ट फॉर्म जो होगा, इनप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड, उसको मैंने आपके सामने नाम दिया है, दिस इज कॉल्ड एज पिग आयरन, इसको हमने पिग आयरन बोल दिया। तो इनप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का जो इनप्योरेस्ट फॉर्म होगा, सो आई विल से इनप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन, उसको हमने आपके सामने पिग आयरन नाम दे दिया है, उसको हमने पिग आयरन बोल दिया। नेक्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके सामने बोला, पहला हमने आपसे बोला इनप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का जो इनप्योरेस्ट फॉर्म है इट इज कॉल्ड एज पिग आयरन, उसको हमने पिग आयरन आप लोगों के सामने बोल दिया। नेक्स्ट हम आपके सामने डिस्कस करते हैं और चीजों को अगर समझने की कोशिश करें, तो मैंने आपसे बोला प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा, सो आई विल डिस्कस हियर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन। अब क्या होगा, जो इनप्योरेस्ट फॉर्म है पिग आयरन, तो ये पिग आयरन एक स्टोन के टाइप का होता था, हम इसको कहाँ ले जाएंगे, हम इसको लेबोरेटरी में ले जाएंगे, इसको ट्रीट करेंगे, इसकी सब इम्प्योरिटीज को बाहर निकालेंगे और प्योरेस्ट फॉर्म का आयरन अचीव करेंगे। तो मेरे भाई जो प्योरेस्ट फॉर्म का आयरन होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इस आयरन को मैंने आपके सामने नाम दिया है, इट इज कॉल्ड एज रॉट आयरन, WROUGHT। तो हमने आपसे बोला दिस आयरन इज सेड टू बी अ रॉट आयरन, इसको रॉट आयरन बोला। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कॉल्ड एज रॉट आयरन, इसको हमने रॉट आयरन बोल दिया, ये आप याद रखिएगा। अब एक्चुअल में क्या है ना, हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म में आयरन आ गया बेटा, तो हमने हमने क्या किया, रॉट आयरन का एक रॉड बनाया, रॉट आयरन का एक रॉड बनाया, और इस रॉड को जैसे हमने ये रॉट आयरन का आपके सामने एक रॉड बना लिया, सो आई विल कंसीडरिंग हियर इट इज द रॉड ऑफ द, इट इज द रॉड ऑफ द रॉट आयरन, ये हमारे पास रॉट आयरन का एक रॉड है, और इस रॉट आयरन की रॉड को हमने उठाया, इस रॉट आयरन की रॉड को हमने उठाया और मैंने क्या किया, यूटीएम पर टेस्ट किया। तो हमने रॉट आयरन की रॉड को उठाया और मैंने क्या किया, यूटीएम पर टेस्ट किया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर टेस्ट किया। अब जब हमने यूटीएम पर टेस्ट किया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर टेस्ट किया, तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा। तो जब हम आपके सामने इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे बच्चों, हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपके सामने बनाएंगे, तो एक्स एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेन का वैल्यू, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एक्स एक्स और वाई एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेन का वैल्यू और वाई एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेस का वैल्यू। मेरे प्यारे भाइयों, भाइयों की बहनों, अच्छी तरीके से समझना बेटा, स्ट्रेन इसलिए एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया क्योंकि स्ट्रेन ज्यादा बेसिक पैरामीटर है, और स्ट्रेस को इसलिए वाई एक्सिस पर प्लॉट किया क्योंकि स्ट्रेस एक डिपेंडेंट पैरामीटर है। और आप सभी के खोपड़े में पहले बातें पहुंची जा चुकी हैं कि स्ट्रेन ज्यादा बेसिक है क्योंकि स्ट्रेन पहले आता है, स्ट्रेस उस पर डिपेंड कर रहा, ये बात आप याद रखना। तो हमने आपके सामने जब रॉट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, इफ यू ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ रॉट आयरन, तो रॉट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लाइक दिस, कुछ इस तरीके से हमारे लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रॉट आयरन का बना हुआ दिखेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द रॉट आयरन, या हमें रॉट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना हुआ दिखा। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ विच आयरन, इट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ रॉट आयरन, ये रॉट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। आप याद रखना, रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट का वैल्यू इज लेस देन, कितने से कम होता है, कार्बन कंटेंट का वैल्यू इज लेस देन 0.10%, 0.10% से भी कम कार्बन कंटेंट रॉट आयरन में पाया जाता है। तो मैंने बोला रॉट आयरन में जो कार्बन कंटेंट का वैल्यू होता है इट इज लेसर देन 0.10%, जो 0.10% से कम होता है। लेकिन इस आयरन की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें स्ट्रेन का वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेस का वैल्यू बहुत कम है।
स्ट्रेस का वैल्यू बहुत कम है। आप समझो मेरी बात, स्ट्रेन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस का वैल्यू कम है। यानी कि खिस तो रहा है, खिसता जा रहा है, खिसता जा रहा है, टूट नहीं रहा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं भी ये चाहता हूं, लेकिन यार स्ट्रेस का वैल्यू बहुत कम है। आप थोड़ा सा लोड लगाओगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। अरे मियाँ, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है कि आप थोड़ा सा पैर रखो और डिफॉर्म हो जाए। डिफॉर्मेशन अच्छी चीज है, मैं चाहता हूं चीजें डिफॉर्म हो, लेकिन ऐसा भी तो ना हो यार कि पैर रखूं और डिफॉर्म हो जाए। कुछ तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होना चाहिए, कुछ तो उसमें ताकत होनी चाहिए। तो एक्चुअल में इसीलिए इंजीनियर्स ने बहुत खोपड़ा चलाया, उसने बोला इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा लोड रखने पर ये डिफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है। अब अगर थोड़ा सा डिफॉर्म होने पर ये थोड़ा सा लोड अप्लाई करने पर ये डिफॉर्म हो रहा है, तो अब इंजीनियर्स ने बहुत खोपड़ा चलाया और इंजीनियर्स को एक कंपोनेंट मिला, उसका नाम था कार्बन कंटेंट। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, रॉट आयरन में थोड़ा सा कार्बन कंटेंट पेल दिया। अब जैसे ही इंजीनियर ने रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट को पेला उनको, और वापस से जो स्टील बना, हमें उसका, और वापस से जो आयरन आया उसका उसने टेस्ट किया, तो उस आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिल रहा था। ठीक है ना। तो उस तरीके से हमारे लिए क्या मिल रहा था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आयरन का दिखाई दे रहा था। बेटा इस आयरन को फिर उन्होंने नाम दिया, दिस आयरन इज सेट टू बी अ कास्ट आयरन, इसको उसने नाम दिया कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.15%, 1.15% से भी ज्यादा कार्बन कंटेंट हमारे पास अवेलेबल था। तो कास्ट आयरन की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ कास्ट आयरन द वैल्यू ऑफ कार्बन कंटेंट इज ग्रेटर देन 1.15%, माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने आपके सामने बोला कि रॉट आयरन का यानी इंजीनियर्स ने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, इंजीनियर्स ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि कार्बन इज ओनली अ मिनरल, कार्बन एकमात्र ऐसा मिनरल है जिसके परसेंटेज में थोड़ा सा चेंज करने पर स्टील की प्रॉपर्टी में सडन चेंज ऑब्जर्व होता है। तो उसने रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया। इफ ही इज इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन रॉट आयरन, देन उसको ऐसा स्टील मिला, और दिस स्टील इज सेट टू बी अ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में अच्छी बात मालूम क्या है, कास्ट आयरन में अच्छी बात यह है कि इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें स्ट्रेस का वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन बुरी बात यह है कि इसमें स्ट्रेन का वैल्यू बहुत कम है। कास्ट आयरन में स्ट्रेस का वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन गंदी बात यह है कि स्ट्रेन का वैल्यू बहुत कम है। मेरे भाइयों बहनों माताओं, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा लोड रेजिस्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा लोड रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन स्ट्रेन का वैल्यू कम है, यानी थोड़ा सा खींचेगा और फटाक से टूट जाएगा, सडन फेलियर देगा, सडन फेलियर देगा। समझ रहे हो, चाहे फेलियर हो, चाहे थप्पड़ हो, चाहे दिल टूटना हो, जो चीज सडन टूटती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। हिलने का भी मौका नहीं देगा, एम आई राइट, हिलने का भी मौका नहीं देगा। सडन चेंज, सडन नहीं टूटना चाहिए, सडन नहीं टूटना चाहिए, ठीक है ना, सडन नहीं टूटना चाहिए। ये बात याद रखिए आप लोग, ठीक है ना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है अच्छी बात है, लेकिन शीशा और दिल साले सडन टूटते हैं, दिक्कत ये है, तो वो चुपते हैं बाद में। तो सडन नहीं टूटना चाहिए। तो भाई ऐसे इंजीनियरिंग की बात है। तो अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर मैं डिस्कशन करने की बात करूं, अगर मैं डिस्कशन करने की बात करूं तो अच्छे तरीके से सुनिए, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, क्या डिस्कस करने की कोशिश करना चाहता हूं। तो मैंने बोला कास्ट आयरन में एक अच्छी बात यह थी कि स्ट्रेन का, सॉरी, स्ट्रेस का वैल्यू तो बहुत ज्यादा था, ताकत बहुत दे रहा था, लोड लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेकिन जब टूटेगा सडन टूट जाएगा, भड़ाक से टूट जाएगा। और शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है। सडन फेलियर नहीं चाहता, सडन फेलियर नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो कम से कम हमें फेल होने के पहले वार्न तो करे, ठीक है ना। सडन फेलियर नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि कम से कम टूटने के पहले वो वार्न तो करे। समझ रहे हो, बचपन से संभाला था जिस खिलते हुए गुलाब को, बचपन से संभाला था जिस खिलते हुए गुलाब को, जब वो खुशबू के काबिल हुआ तो गैरों के लिए महकने लगा। तो एक माली को कितना दर्द होगा, ये माली ही जानता है। चलो खैर, आगे चलते हैं। तो मैंने आपके सामने बोला अब इंजीनियर्स को बड़ी दिक्कत हो गई यार, बोले यार साला अगर कार्बन कंटेंट की वैल्यू कम है तो स्ट्रेन बहुत आ रहा है, स्ट्रेस नहीं आ रहा, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला मैंने आपके सामने बोला अगर कार्बन कंटेंट की वैल्यू कम है तो स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस नहीं आ रहा। अगर कार्बन कंटेंट की वैल्यू ज्यादा है तो स्ट्रेस बहुत आ रहा है, स्ट्रेन नहीं आ रहा। तो इंजीनियर्स ने बहुत खोपड़ा चलाया, बोला एक काम करो, रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट इंक्रीज करो और कास्ट आयरन में थोड़ा सा कार्बन कंटेंट डिक्रीज करो।
रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट इंक्रीज करो और कास्ट आयरन में थोड़ा सा कार्बन कंटेंट डिक्रीज करो। जब इसने ऐसा किया और माइल्ड स्टील पर टेस्ट किया तो हमारे लिए जो स्टील मिला उसका कर्व लाइक दिस, इस तरीके से कर्व ऑब्जर्व हुआ। और दोनों हाथ उठाकर तालियों से स्वागत किया जाए। अब हमारे पास जो स्टील आया, दिस स्टील इज सेट टू बी अ माइल्ड स्टील। इस स्टील को हमने क्या बोल दिया? दिस स्टील इज सेट टू बी अ माइल्ड स्टील। आई अगेन रिपीट माई स्टेटमेंट, रॉट आयरन में हमने कार्बन कंटेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया और कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट की वैल्यू को डिक्रीज किया। जब हम रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, तो हमारे पास एक नया स्टील मिलेगा। दिस स्टील इज सेट टू बी अ माइल्ड स्टील, यानी माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट का वैल्यू 0.10% से बड़ा और 1.15% से छोटा होता है। ये बात हम सभी लोगों के खोपड़े में पेला जा चुका है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, अब मैं देखता हूं कास्ट आयरन में एक अच्छी बात यह है कि इसमें सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन का वैल्यू है लाइक अ रॉट आयरन, और सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस का वैल्यू है लाइक अ कास्ट आयरन। इसीलिए इंजीनियर्स ने माइल्ड स्टील को फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि माइल्ड स्टील एकमात्र ऐसा स्टील है जिसमें सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन आला है लाइक अ रॉट आयरन, और सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आला है लाइक अ कास्ट आयरन। खोपड़े में पिला जा रहा है। सो मैंने आपके सामने बोला याद रखना, ये स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन आया है पिछली बार। कार्बन इज ओनली अ मिनरल, कार्बन एकमात्र ऐसा मिनरल है, कार्बन इज ओनली अ मिनरल, कार्बन एकमात्र ऐसा मिनरल होता है, कार्बन इज ओनली अ मिनरल विच इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, विच इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंस करेगा प्रॉपर्टी ऑफ स्टील के लिए, तो विच इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, जो स्टील की प्रॉपर्टी को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। विच इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, ये स्टील की प्रॉपर्टी को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। तो कार्बन इज ओनली अ मिनरल, कार्बन एकमात्र ऐसा मिनरल होता है, कार्बन इज ओनली अ मिनरल विच इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, जो स्टील की प्रॉपर्टी को इंक्रीज यानी कि क्या कर रहे हैं, क्या बोला मैंने? इन्फ्लुएंस करेगा। मैंने बोला माइल्ड स्टील यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस, माइल्ड स्टील को हमने कंस्ट्रक्शन पर्पस से यूज किया। माइल्ड स्टील यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस, मैं माइल्ड स्टील को कंस्ट्रक्शन पर्पस के तरीके से यूज कर रहा हूं। क्यों? माइल्ड स्टील यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस, हम माइल्ड स्टील को कंस्ट्रक्शन पर्पस के तरीके से यूज करेंगे बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इट गिव, क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है? तो बिकॉज इट गिव सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, ये सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन दे रहा है। अब मैं लिख नहीं रहा, बिकॉज इट गिव सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन लाइक अ रॉट आयरन और सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लाइक अ कास्ट आयरन। तो अब हमें अल्टीमेटली माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ना है। तो मेरे भाइयों बहनों माताओं, अब अपन अगर माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करें, सो राइट डाउन दी हेडिंग प्लीज। माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो हम माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करेंगे, तो अच्छे तरीके से सुनिएगा मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ और क्या डिस्कस करूंगा। इससे कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा, वो क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। तो अगर हम माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में डिस्कशन करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द माइल्ड स्टील, तो कंडीशन सुनिएगा। हमारे पास अब माइल्ड स्टील का रॉड है, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक माइल्ड स्टील का रॉड है। तो अपन को माइल्ड स्टील के रॉड को लाना है, और माइल्ड स्टील के रॉड को हमने क्या किया? माइल्ड स्टील के रॉड को लाया, और माइल्ड स्टील के रॉड को हमने क्या किया? यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर ले गया, और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर ले जाकर इसको टेस्ट करना चालू किया। मैंने बोला हम एक माइल्ड स्टील का रॉड लाए, माइल्ड स्टील का रॉड लाए, और माइल्ड स्टील के रॉड को हमने यूटीएम पर टेस्ट करना स्टार्ट किया। ये जो माइल्ड स्टील का रॉड है, याद रखिएगा जब भी आप यूटीएम पर टेस्ट करोगे, इसका गेज डायामीटर हमें कितना कंसीडर करना पड़ता है? तो ये क्वेश्चन आया है, इसका गेज डायामीटर हमें कंसीडर करना पड़ता है बेटा 0.5 इंच, और हमें इसका गेज लेंथ कितना कंसीडर करना पड़ता है? तो ये गेज लेंथ हमें कंसीडर करना पड़ता है 2 इंच। याद रखना, गेज डायामीटर कितना कंसीडर करना पड़ता है? 0.5 इंच, और गेज लेंथ कितना कंसीडर करना पड़ता है? इट इज 2 इंच। सो आई विल से गेज डायामीटर 0.5 इंच, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गेज लेंथ, तो गेज लेंथ हमारे लिए कंसीडर करना है इट इज 2 इंच, हमें 2 इंच गेज लेंथ कंसीडर करना पड़ता है। गेज डायमीटर कंसीडर्ड एज 0.5 इंच, और गेज लेंथ हमने कंसीडर किया हाँ 2 इंच। ठीक है, हमने इसको यूटीएम पर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर रखा, और ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग, मैंने यहाँ पर ग्रेजुअली लोड को अप्लाई किया। सो आई विल डिस्कस ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। मैंने क्या किया बच्चों? मैंने ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, हमने ग्रेजुअली लोडिंग को अप्लाई किया है, सडन लोडिंग अप्लाई नहीं करनी है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड आपने अप्लाई किया। अब जैसे ही आपने ग्रेजुअली लोडिंग को अप्लाई किया,
बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पर ग्रेजुअली लोडिंग को अप्लाई किया तो कंडीशन क्या होने वाली है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ग्रेजुअली लोडिंग, ग्रेजुअली लोडिंग के कारण हमें दो तरीके के कर्व यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है ना, जब आप माइल्ड स्टील को टेस्ट करोगे स्पेसिमेन को यूटीएम के ऊपर, तो आपको दो तरीके के कर्व दिखाई देंगे। एक हमें दिखाई देगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, और एक हमारे पास आता है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व। बड़े ध्यान से सुन लेना, ये दोनों ही खतरनाक क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास जरूर पढ़ के जाना, ये क्लास आपको सच में बहुत नॉलेजेबल क्लास होगा। तो मैंने आपके सामने बोला हमारे पास दो तरीके के ग्राफ यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक हमें दिखाई देगा लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व, एक हमें दिखाई देगा लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व, और एक कर्व हमारे लिए दिखाई देता है इट इज सेट टू बी अ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व। एक हमारे लिए दिखाई देता है काय का कर्व, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व। इस बात को आप याद रखिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाइयों बहनों। हमें कर्व इनिशियल लेवल पर देखने पर सेम लगेंगे, तो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व लाइक दिस, इस तरीके से हमारे पास लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व आएगा। और सिमिलर कर्व हमें देखने को मिलेगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, सिमिलर कर्व हमें देखने को मिलेगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। लेकिन आपने कॉलेज में भी ये चीज पढ़ी होगी, कोचिंग में भी ये चीज पढ़ी होगी, कोचिंग वाले सर ने भी आपको पढ़ाया होगा, कॉलेज वाले सर ने भी आपको पढ़ाया होगा, जितने भी टीचर हैं सब स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन पढ़ाते हैं, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ाता। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बेटा देखो, याद रखिए, याद रखिए, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। अच्छे तरीके से सुन लेना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक कैसा कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। ये बात याद रखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जबकि लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का जो कर्व होगा इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं है। अब सर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है सर? मैंने आपके सामने सिंपल स्टेटमेंट बोला, मैंने आपके सामने सिंपल स्टेटमेंट बोला, मैंने आपसे बोला कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास ये है बच्चों कि अगर आपने 12 एमएम की रॉड को टेस्ट करो, मान लो आपने कितने एमएम की रॉड को टेस्ट किया, 12 एमएम की रॉड टेस्ट की, या फिर आप 16 एमएम का रॉड टेस्ट करो, या फिर आप 20 एमएम का रॉड टेस्ट करो, कितने भी एमएम का रॉड टेस्ट करो, बेटा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ऐसे ही बनेगा। लेकिन जैसे जैसे आप शेप एंड साइज में चेंज करते जाओगे, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व अपने शेप एंड साइज को, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व भी चेंज होता जाएगा। यानी लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व कंप्लीटली डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द स्पेसिमेन या फिर शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर पर, ये डिपेंड करेगा। जबकि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए दिस कर्व इज सेट टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यानी जो भी प्रॉपर्टी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के थ्रू डिफाइन होंगी वही एक्चुअल में रियल और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कहलाएंगी मटेरियल की। जो प्रॉपर्टी लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व के थ्रू डिफाइन होंगी वो रियल और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगी। अरे क्योंकि ये कर्व खुद कांस्टेंट नहीं है मेरे भाई। आप बताओ, जो वक्त के साथ बदल जाए उस पर विश्वास किया जा सकता है क्या? जो वक्त के साथ बदल जाए उस पर विश्वास किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता यार, ये बार बार शेप एंड साइज के अनुसार बदलता रहता है भाई। जो बदल जाएगा उस पर कैसे विश्वास कर लूं मियाँ, ये कांस्टेंट रहता है। इसलिए दिस कर्व इज सेट टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इसी को कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोला जाता है। और जो भी प्रॉपर्टी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के थ्रू डिफाइन की जाएगी एक्चुअल में वही प्रॉपर्टी रियल और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कहलाएगी। और जो प्रॉपर्टी लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व के थ्रू डिफाइन होगी उसको हम रियल और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये तो शेप एंड साइज ऑफ द स्पेसिमेन पर डिपेंड कर रही है। और बनी बात है मेरे भाई, जो वक्त के साथ बदल जाए, चाहे वो इंसान हो चाहे कर्व, उस पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैक्सिमम टीचर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाते हैं, लोड डिफ्लेक्शन कर्व नहीं पढ़ाते हैं। अब मेरी बात को सुने और समझने की कोशिश करना, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला रहूंगा। मेरे भाइयों बहनों, तो हमें पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। तो अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील की बात करें, अब हमने कर्व बनाना तो देख लिया है, लेकिन इसमें छोटी छोटी सी चीजें और आपको समझ में आनी चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, मैं आपके सामने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील की बात करूंगा। सो आई विल डिस्कस हियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। मैं माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करूंगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, मैंने आपके सामने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील के बारे में डिस्कस किया। अच्छे से सुन लेना और अंकित की बात बड़े ध्यान से समझ लेना। हो,
चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं और चीजों को समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे व्हाट अंकित डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील की बात करते हैं। इफ आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, जब आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील को ड्रॉ किया, इफ यू ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील को ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्स एक्सेस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेन का वैल्यू, एक्स एक्सिस पर मैं स्ट्रेन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करूंगा, और वाई एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेस का वैल्यू, वाई एक्सिस पर मैं स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूंगा। तो एक्स एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेन और वाई एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेस का वैल्यू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, एक बात को याद रखना, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लाइक दिस, इस तरीके से हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता हुआ दिखेगा। लेकिन जब हम इस कर्व की बात करते हैं तो इस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स आर टू बी ऑब्जर्व, हम बहुत सारे पॉइंट को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट। हम इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं ना, ताकि फीलिंग आ जाए। फील नहीं आ रहा, ठीक है ना, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फीलिंग बहुत जरूरी है। तो मैंने अगर आप इस कर्व को थोड़ा बड़ा करके बनाया, जूम करके बनाया, तो कर्व लाइक दिस, इस तरीके से हम बना सकते हैं। इस कर्व को थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ, एक अप्रोक्स कर्व अपन बना देते हैं थोड़ा सा जूम करके, ताकि बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकें। तो इस तरीके से हमारे पास कोई कर्व है, तो मैंने आपके सामने क्या बोला, ये हमारे पास एक पॉइंट मिला, ये हमारे पास एक पॉइंट मिला, ये हमारे पास एक पॉइंट मिला। तो इस तरीके से हमारे लिए इस कर्व पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आर टू बी देयर, ये हमारे पास कर्व पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब जब कर्व पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आर टू बी देयर, हमारे लिए कर्व पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दिखाई देंगे। इस पॉइंट को आई विल से ए पॉइंट, इस पॉइंट को आई विल से बी पॉइंट, इस पॉइंट को आई विल से सी पॉइंट, इस पॉइंट को आई विल से सी डैश पॉइंट, इस पॉइंट को आई विल से डी पॉइंट, इस पॉइंट को आई विल से ई पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने आपके सामने बोला एफ पॉइंट, ठीक है ना। तो हमने आपके सामने बोला ए बी सी सी डैश डी ई और एफ, इस तरीके से हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है कि इन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का नाम पूछ लिया जाता है, ए का मतलब क्या, बी का मतलब क्या, सी का मतलब क्या, सी डैश का मतलब क्या, डी का मतलब क्या, ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपके सामने बोला, अगर अपन नाम के बारे में डिस्कशन करें, अगर हम नाम के बारे में डिस्कशन करें, तो ए का मतलब होता है, ए का मतलब हमारे पास जो होता है, इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट। हमने आपके सामने बोला इट इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट, इसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट बोल दिया। सो आई विल डिस्कस हियर, मैंने आपके सामने बोला ए पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे, इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट, इसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट आपके सामने बोल दिया। इफ आई विल टॉक अबाउट पॉइंट बी हियर, तो बी पॉइंट को हमने क्या बोला, तो बी पॉइंट इज सेट टू बी अ इलास्टिक लिमिट पॉइंट। जो बी पॉइंट हमारे पास है, दिस बी पॉइंट इज सेट टू बी अ इलास्टिक लिमिट पॉइंट, इसको इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोला। अगर हम सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सी पॉइंट इज सेट टू बी अ अपर यील्ड पॉइंट, इसको अपन ने अपर यील्ड पॉइंट बोला। याद रखना, अगर हम सी पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो सी पॉइंट इज सेट टू बी अ, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज सेट टू बी अ अपर यील्ड पॉइंट, इसको हमने अपर यील्ड पॉइंट बोला। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सी डैश, तो सी डैश को आई विल से, इसको हमने आपके सामने नाम दिया है, इट इज सेट टू बी अ लोअर यील्ड पॉइंट, इसको हमने आपके सामने लोअर यील्ड पॉइंट बोल दिया। इसी तरीके से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सी डैश डी, आपको ये सी डैश डी दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज यील्ड प्लेट्यू रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, तो दिस इज सेट टू बी अ, इसको हमने नाम दिया यील्ड प्लेट्यू रीजन, इसको हमने यील्ड प्लेट्यू रीजन बोल दिया, ठीक है ना। इसके बाद हमारे लिए क्या दिख रहा है, इट इज डीएफ, हम डीएफ की बात करेंगे, तो डीएफ इज सेट टू बी अ स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन या स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सो दिस इज सेट टू बी अ, इसको हमने आपके सामने बोला, इट इज सेट टू बी अ स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोल दिया। सो आई विल डिस्कस हियर स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ई के बारे में, तो ई का मतलब हमारे पास होता है, इट इज सेट टू बी अ नेकिंग पॉइंट, इसको हमने आपके सामने नेकिंग पॉइंट बोल दिया। सो आई विल डिस्कस हियर इट इज अ नेकिंग पॉइंट। और अगर हम ईएफ की बात करें, सॉरी ईएफ की बात करें, तो ईएफ इज सेट टू बी अ स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, हमने आपके सामने इसको बोला, इसको मैंने आपके सामने बोल दिया, इट इज स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन, इसको हमने स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन आपके सामने बोल दिया। और अगर हम एफ पॉइंट की बात करेंगे, तो एफ पॉइंट इज सेट टू बी अ फ्रैक्चर पॉइंट, इसको हमने आपके सामने क्या बोला बेटा, फ्रैक्चर पॉइंट बोला। तो इस तरीके से याद रखिए सभी पॉइंट का नाम, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, यील्ड प्लेट्यू रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग, नेकिंग पॉइंट, ईएफ स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, और एफ दैट मींस अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है ना। ये जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना अति आवश्यक। अब एक बात समझो और समझने की कोशिश करो, मैं दो तीन पॉइंट आप लोगों के लिए बता देता हूं।
हम ए पॉइंट पढ़ लेते हैं, बी पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा यील्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसके बाद थोड़ा नेकिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं और फिर अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट पढ़ लेते हैं। इतने दो दो तीन पॉइंट हमें आपके सामने बताने हैं। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट के बारे में बात करें, ऐसे ही बता देता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट जो होता है बेटा, यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड रहेगा। तो याद रखना, अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट तक क्या रहेगा, हुक्स लॉ वैलिड रहेगा। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड रहेगा। हुक्स लॉ हमसे क्या बोलता है, हुक्स लॉ हमसे बोलता है, हुक्स लॉ हमसे बोलता था, हुक्स भैया हमसे क्या बोलते थे, हुक्स का पूरा नाम था रॉबर्ट हुक्स, है ना, ही इज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। तो हमने आपके सामने अगर हुक्स ब्रो की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हुक्स ब्रो, तो हुक्स ब्रो हमसे बोलता था, हुक्स ब्रो नहीं यार, हुक्स लॉ, है ना। तो मैं अगर आपके सामने हुक्स लॉ के बारे में बात करता था, तो हुक्स लॉ हमसे बोलता था कि विद इन अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट तक स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेटा अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली, स्ट्रेन हार्डनिंग डी होगा ना, हाँ बेटा डी स्ट्रेन हार्डनिंग है, मैंने क्या लिख दिया, हाँ तो ई, अच्छा अच्छा, डी, डी सॉरी, वो ई लिखना चाह रहा था, वो लिख नहीं पाया हूँ, डी। आगे चलते हैं। सो मैंने बोला हुक्स लॉ हमसे बोलता था अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मेरे भाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा ई मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। यहाँ पे हमें जो ई मिला उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने आपके सामने बोला ई को हमने क्या बोल दिया बच्चों, तो ई इज सेट टू बी अ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हमने आपके सामने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दिया। अगर हम ई के बारे में आपके सामने डिस्कशन करते हैं तो ई का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2 × 10⁻⁵। अच्छा, अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील का यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी कितना होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी होता है यंग्स मॉडुलस के यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी का लगभग 1/3। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछ ले कास्ट आयरन का यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी कितना होता है, तो इसका कास्ट आयरन का यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी होता है लगभग लगभग माइल्ड स्टील का 1/2। अगर कोई आपसे पूछ ले कंक्रीट का यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी कितना होता है, तो कंक्रीट का यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी कितना होगा, अगर कोई आपसे ऐसा पूछ ले तो आप लिखना 1/10 to 1/20 टाइम्स, 1/10 to 1/20 टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है ना, ऑफ यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील। तो याद रखना, वैसे तो कंक्रीट का अगर हम बात करें तो IS 456 2000 या फिर IS 456 1978 के अनुसार यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। तो आप याद रखना, वैसे तो अगर मैं सिविल इंजीनियर हूं तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू होता है 550 700 अंडर रूट एफ सी के, वेयर एफ सी के इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। और हम सभी को मालूम है ये वैल्यू तब वैलिड है जब हम बात करेंगे IS 456 1978 1978 के अकॉर्डिंग। और यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के। हमें 5000 अंडर रूट एफ सी के कंसीडर करना है, ये कब कंसीडर करना है, जब हम IS 456 जब IS 456 2000 की बात करेंगे। आई गेट माय पॉइंट, ये बात याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट क्लियर है। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई माइल्ड स्टील के टर्म्स में पूछे तो यहां से यहां तक वेरी करता है, क्योंकि एक्चुअल में यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट कंप्लीटली। सभी के खोपड़े में घुस रिया, तो ये बात याद रखना। तो हमने आपसे बोला हुक्स लॉ हमारे पास था अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो ई आएगा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, ई आएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो ई आएगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल और क्लियर कट स्टेटमेंट इज टू बी देयर। एक बहुत ही सिंपल और क्लियर कट स्टेटमेंट अंकित जैन ने आपको बताया मेरे भाइयों बहनों। अब इसी तरीके से हमारे पास बी पॉइंट था, बी पॉइंट का मतलब है इलास्टिक पॉइंट। तो हमने आपसे बोला अप टू इलास्टिक लिमिट पॉइंट मटेरियल बिहेव एज अ इलास्टिक, मटेरियल बिहेव एज अ इलास्टिक बॉडी, मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, तो हमने आपसे बोला अप टू इलास्टिक लिमिट पॉइंट, up to elastic limit point material behave as a elastic material, material behave as a इलास्टिक मटेरियल। जो हमारा मटेरियल होगा वो कैसा बिहेव करेगा बेटा, वो इलास्टिक मटेरियल के तरीके से बिहेव करेगा। इलास्टिक मटेरियल का मतलब क्या है, मतलब कि आप लोड लगाओगे तो हमारा मेंबर डिफॉर्म होगा, जैसे ही आप अनलोडिंग करोगे, आप लोड लगाओगे मेंबर हमारा डिफॉर्म होगा, जैसे ही आप अनलोडिंग करोगे तो मेंबर अपने ओरिजिनल शेप में क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो याद रखना, तो मैंने आपसे बोला इलास्टिक लिमिट पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट में मटेरियल बिहेव एज अ इलास्टिक मटेरियल, मटेरियल इलास्टिक मटेरियल के तरीके से क्या करेगा, बिहेव करेगा। अब हमारे पास एक यील्ड पॉइंट आता है, तो यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट की जाती है।
दो यील्ड पॉइंट है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। तो यील्ड स्ट्रेस ऑलवेज बी कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर यील्ड पॉइंट। यील्ड स्ट्रेस हमेशा हम लोअर यील्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे, इसी को परमानेंट यील्ड पॉइंट माना जाता है। तो ये बात याद रखना, लोअर यील्ड पॉइंट इज कंसीडर्ड एज अ परमानेंट यील्ड पॉइंट। जो लोअर यील्ड पॉइंट है वही परमानेंट यील्ड पॉइंट होता है। तो हमने आपके सामने बोला लोअर यील्ड पॉइंट इस लोअर यील्ड पॉइंट कंसीडर्ड एज अ परमानेंट यील्ड पॉइंट, उसको हम आपके सामने परमानेंट यील्ड पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो लोअर यील्ड पॉइंट कंसीडर्ड एज अ परमानेंट यील्ड पॉइंट, उसको मैं क्या करूंगा, परमानेंट यील्ड पॉइंट कंसीडर करूंगा। इट्स वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सो मैंने आपके सामने बोला लोअर यील्ड पॉइंट इज कंसीडर्ड एज अ परमानेंट यील्ड पॉइंट। जो लोअर यील्ड पॉइंट है उसको हम परमानेंट यील्ड पॉइंट के तरीके से क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इस बात को सभी बच्चे अच्छे तरीके से याद रखना। दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाई जाएं, ठीक है ना। लोअर यील्ड पॉइंट कंसीडर्ड एज अ परमानेंट यील्ड पॉइंट, तो यील्ड स्ट्रेस हमेशा लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ही कैलकुलेट की जाएगी। एक हमारे पास नेकिंग पॉइंट होता है, तो नेकिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं, यानी इससे ज्यादा ताकत स्टील नहीं दे सकता। इट इज द मैक्सिमम ताकत गिवन गिवन बाय द स्टील, स्टील के द्वारा ये मैक्सिमम ताकत है। तो हमने आपके सामने बोला इट इज द अल्टीमेट दो जो हमारे पास नेकिंग पॉइंट है, नेकिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम अल्टीमेट स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। और फिर हमारे पास आता है एफ, एफ दैट मींस फ्रैक्चर पॉइंट। हम फ्रैक्चर पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, और जब भी हम एफ की बात करते हैं, जब भी हम एफ के बारे में बात करेंगे, एफ इज जनरली सेट टू बी अ फ्रैक्चर पॉइंट। हम आपके सामने फ्रैक्चर पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बेटा जब भी फ्रैक्चर पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, तो जब भी हमारा माइल्ड स्टील टूटेगा कुछ इस तरीके से, ये माइल्ड स्टील टूटता है, माइल्ड स्टील टूटने के बाद लाइक दिस, टूटने के बाद इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर कब बनेगा, यहाँ पर कौन बनेगा, इसलिए इसको बोला जाता है कप कोन शेयर फेलियर। इसको हम क्या बोलेंगे, सो दिस फेलियर इज सेट टू बी अ कप कोन शेयर फेलियर। हम आपके सामने इसको कप कोन शेयर फेलियर का नाम देते हैं। तो हमने बोला ये हमारा कप बना, ये हमारा कोन बना, तो हमारे पास ये जो फेलियर आया, दिस फेलियर इज सेट टू बी अ कप कोन शेयर फेलियर। इसको हमने आपके सामने कप कोन शेयर फेलियर बोला। आई थिंक स्टेटमेंट इज क्लियर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है ना, सभी के लिए स्टेटमेंट क्लियर होगा। तो ये हमें माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना था। अब अगर हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ गए, तो हमारे पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। मैं आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करता हूँ। सो आई विल डिस्कस हियर, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैं आपके सामने मटेरियल के प्रॉपर्टीज के बारे में आई विल डिस्कस, हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सो आई विल डिस्कस हियर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैं मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में आपके सामने डिस्कशन करता हूं। अब भाई मटेरियल का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में आपके सामने बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कशन करें या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को डिस्कस करने की कोशिश करें, तो हमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहला हमारे पास प्रॉपर्टी होगा, इट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, ठीक है ना। मैं दो प्रॉपर्टी आपको साथ में पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा डक्टिलिटी, और सेकंड प्रॉपर्टी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा इट इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। मैंने आपसे बोला अपन दो प्रॉपर्टी साथ में पढ़ेंगे, एक हम आपके सामने पढ़ेंगे डक्टिलिटी और एक अपन पढ़ेंगे मेलिएबिलिटी। हम मेलिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन अबाउट डक्टिलिटी एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट मेलिएबिलिटी, अच्छे तरीके से समझिए। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपके सामने समझाना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं बहुत आसान शब्दों में आपके सामने समझाना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। सो मैंने आपके सामने बोला कि आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी। मैंने आपके सामने इस तरीके से एक बॉडी कंसीडर किया, और अगर इस बॉडी पर हमने इस तरीके से टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी, और इस बॉडी पर हमने क्या किया, इस बॉडी पर आई विल अप्लाइंग अ टेंसाइल फोर्स, मैंने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला, मैंने आपके सामने बोला कि अगर अपन बॉडी की बात करते हैं, दिस इज द बॉडी, और इस बॉडी पर आई विल अप्लाइंग अ टेंसाइल फोर्स, मैंने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स के एप्लीकेशन के कारण अगर ये बॉडी इज कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर, ये बॉडी काय में कन्वर्ट हो गया, दिस बॉडी इज कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर, अगर ये बॉडी थिन वायर में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये मटेरियल डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपके सामने क्या बोला है, मैंने आपसे क्या बोला, अच्छे तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा।
सो मैंने आपसे बोला कि अ मटेरियल इज सेड टू बी अ डक्टाइल, मटेरियल को तब डक्टाइल बोला जाएगा, हमारे पास कोई भी बॉडी है और उस बॉडी पर आई विल अप्लाइंग अ टेंसाइल फोर्स। मैंने आपके सामने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स मटेरियल इज कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर। अगर वो थिन वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो डक्टाइल मटेरियल होगा। अब मान लीजिए सपोज दैट ये हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है, याद रखना मेरे भाइयों बहनों माताओं, मैंने आपके सामने बोला कि दिस इज अ बॉडी, ये हमारे पास बॉडी है और इस बॉडी पर यू आर अप्लाइंग द कंप्रेशन फोर्स। आपने कंप्रेशन फोर्स अप्लाई किया और ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेशन फोर्स के एप्लीकेशन के कारण दिस मटेरियल या दिस मटेरियल इज कन्वर्टिंग इनटू अ थिन प्लेट। ये काय में कन्वर्ट हो गया? ये थिन प्लेट में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने आपके सामने क्या बोला? मैंने आपके सामने अच्छी तरीके से सुनिए व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस। तो मैंने बोला मटेरियल इज सेड टू बी अ डक्टाइल, मटेरियल को तब डक्टाइल बोला जाएगा व्हेन आई हैव अ बॉडी और यू आर अप्लाइंग द टेंसाइल फोर्स, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स मटेरियल कैन बी कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर। इफ मटेरियल कैन बी कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर देन दिस मटेरियल इज सेड टू बी अ डक्टाइल मटेरियल एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। उसको हम डक्टिलिटी बोलेंगे। इफ आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी, हमने बॉडी को कंसीडर किया एंड आई एम अप्लाइंग अ कंप्रेशन फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंप्रेशन फोर्स बॉडी कैन बी कन्वर्टिंग इनटू अ थिन प्लेट, देन this material is said to be a malleable material and this property is called as malleability. Are you get my point? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो अगर किसी भी बॉडी पर हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के कारण if बॉडी इज कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर, अगर ये बॉडी थिन वायर में कन्वर्ट हो गया, इफ बॉडी इज कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर, मैंने आपके सामने बोला इफ बॉडी इज कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर, तो इसका मतलब इट इज डक्टाइल बॉडी, वो डक्टाइल बॉडी कहलाएगा एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसी तरीके से अगर आपने कंप्रेशन फोर्स अप्लाई किया और कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करने के बाद मैंने आपके सामने क्या बोला, कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी इज कन्वर्टिंग इनटू अ थिन प्लेट, तो इसका मतलब वो मेलेबल बॉडी है और मेलेबिलिटी कहलाता है। अब मेरी भाई एक बात याद रखना, डक्टाइल मटेरियल हो या चाहे मेलेबल मटेरियल हो, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है टेंशन में। याद रखना, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है टेंशन में, इक्वल या फिर थोड़ा सा कम होता है कॉम्प्रेशन में। जनरली इक्वल ही हम इसको लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम कॉम्प्रेशन में होता है और सबसे ज्यादा कम जो हमारे पास होता है वो शेयर में होता है। याद रखना। तो हमने आपसे बोला टेंशन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा कम या बराबर कॉम्प्रेशन में होता है और सबसे कम हमारे पास होता है, और सबसे कम हमारे पास होता है। तो मैंने आपके सामने बोला सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है टेंशन में, थोड़ा सा कम और इक्वल टू होता है कॉम्प्रेशन में, और सबसे कमजोर होता है शेयर में। ये बात याद रखना। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने बोलूं इसके एग्जाम्पल क्या है यार, तो जितने भी मेटल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉपर, जैसे अगर मैं बात करूंगा एल्यूमिनियम, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लेटिनम, जैसे अगर मैं बात करूं सिल्वर, जैसे हम बात करें AgAu यानी सिल्वर और गोल्ड, है ना, तो एटसेट्रा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार से अगर देखा जाए, मैंने आपके सामने बोला कि अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करूं, अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा हूं बच्चों, तो मैंने आपसे बोला कि कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर कंसीडर्ड एज इनको हमने डक्टाइल और मेलेबल मटेरियल बोला है। बस अंतर एक है, एक में टेंसाइल फोर्स लगाना है कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर, एक में कंप्रेशन फोर्स लगाना है कन्वर्टिंग इनटू अ थिन प्लेट। ठीक है ना? इस बात को आप याद रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना? इनको आप बात याद रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आ, अब मेरी बात को सुनो बच्चों, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला देखो, ऐसा बोला जाता है कि गोल्ड जो है, गोल्ड का सिंबल AU होता है ना, AU। तो हमारे पास जो गोल्ड है बेटा, ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड जो है ना, वो मोस्ट वो मोस्ट मैल्येबल मटेरियल है। याद रखना, अगर कोई आपसे बोले सबसे ज्यादा मैल्येबल मटेरियल कौन सा है, तो आपको लिखना है गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट मैल्येबल मटेरियल। और ये जो पीटी है ना, इसका मतलब है प्लेटिनम। तो अगर कोई आपसे बोले प्लेटिनम क्या है, तो प्लेटिनम PLATINUM है ना, सो इट इज अ प्लेटिनम। तो प्लेटिनम की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि इट इज अ मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, ये मोस्ट डक्टाइल मटेरियल है। आप लोगों ने देखा भी होगा बच्चों, आप लोग सोने का वर्क होता है ना, गोल्ड वर्क जिसको हम बोलते हैं, गोल्ड का वर्क होता है कितना पतला होता है। ठीक है? तो एक्चुअल में याद रखना कि गोल्ड इज मोस्ट मैल्येबल मटेरियल एंड सिल्वर इज द सॉरी एंड प्लेटिनम इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। ये आपसे पूछा जाएगा। सो मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं,
मैं क्या बोलना चाहता हूँ अच्छे तरीके से सुनिए और समझिए। तो गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मटेरियल एंड प्लेटिनम इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। इस बात को सभी बच्चे, सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे। आर यू गेट माई पॉइंट? आर यू गेट माई पॉइंट? ठीक है। अब इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ठीक है ना, ब्रिटलनेस। तो थर्ड प्रॉपर्टी आई विल डिस्कस, इट इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस। हम उसको ब्रिटलनेस के बारे में बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन अबाउट ब्रिटलनेस? ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे अच्छे से समझ लें और खोपड़े में घुसा लें अपनी बातें कि ब्रिटलनेस का मतलब क्या है। देखो बच्चों, हमने आपके सामने बोला, देखो बच्चों, मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपके सामने एक सिंपल स्टेटमेंट बोला कि अगर कोई भी मटेरियल है, अगर कोई भी मटेरियल है, आप इस मटेरियल पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इफ यू आर अप्लाइंग अ टेंसाइल फोर्स ऑन दिस मटेरियल, तो टेंसाइल फोर्स के कारण क्या होगा, मटेरियल कैन बी कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर। मटेरियल थिन वायर में कन्वर्ट होगा तो वो डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा। एम आई राइट? दिस मटेरियल इज सेड टू बी अ डक्टाइल मटेरियल ना, उस मटेरियल को मैं आपके सामने डक्टाइल मटेरियल बोलूंगा। तो दिस मटेरियल इज सेड टू बी अ डक्टाइल मटेरियल, इस मटेरियल को क्या बोला जाएगा, डक्टाइल मटेरियल बोला जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने इसको टेंसाइल फोर्स लगाया और थिन वायर में कन्वर्ट होने के पहले ही ये टूट गया, समझ रहे हो, थिन वायर में कन्वर्ट होने के पहले ये टूट गया, थिन वायर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, इसका मतलब हम यही बोलेंगे ना कि इस मटेरियल में डक्टिलिटी की कमी है। इसका मतलब यही है कि इस मटेरियल में क्या है, इस मटेरियल में डक्टिलिटी की कमी है। तो जिस भी मटेरियल में डक्टिलिटी की कमी होती है, इट इज कॉल्ड एज ब्रिटल, उसको हम ब्रिटल बोलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जब हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, तब हमारे टीचर हमें एक चीज जरूर पढ़ाते थे कि भंगुरता की तन्यता की कमी को ही भंगुरता कहते हैं। अंग्रेजी में इसका मतलब ही ये है कि लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। अगर किसी भी मटेरियल में डक्टिलिटी की कमी है, तो इसका मतलब फिर वो मटेरियल ब्रिटल होगा। बेटा, ब्रिटलनेस की अपनी खुद की डेफिनेशन नहीं है, इसलिए ब्रिटल मटेरियल किसी भी प्रॉपर्टी का रियल और एब्सोल्यूट, किसी भी मटेरियल का रियल और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी भी नहीं होता। अरे, जिसकी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं हो वो रियल हो सकता है क्या? बताओ क्या? भाई, जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, भाई सिंपल बात है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसलिए यूजफुल है क्योंकि वो वक्त के साथ बदलता नहीं है। चाहे इंसान हो चाहे कर्व, जो वक्त के साथ बदल जाए वो रियल कर्व नहीं हो सकता। इसी तरीके से यार, जिसका खुद का कोई औहदा नहीं है, जिसका खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसका जिसका खुद की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो रियल हो सकता है क्या? वो रियल नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो एक्चुअल में ब्रिटलनेस कुछ है नहीं, ब्रिटलनेस उस मटेरियल को ब्रिटल बोल दिया जाता है जिस मटेरियल में डक्टिलिटी की कमी होती है। आपने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया और ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स मटेरियल कैन बी ड्रॉन और कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर, देन इट इज सेड टू बी अ डक्टाइल। इट इज करेक्ट 100%। बट इफ यू आर अप्लाइंग द टेंसाइल फोर्स, अगर आपने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स मटेरियल कैन नॉट बी कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर बिफोर इट विल ब्रेक, बिफोर इट विल ब्रेक, उसके पहले ही वो ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब, उसका मतलब हम ये बोलेंगे कि उस मटेरियल में डक्टिलिटी की कम, सॉरी, ब्रिटलनेस, उस मटेरियल में डक्टिलिटी की कमी है। और जिस मटेरियल में डक्टिलिटी की कमी होगी, एक्चुअल में वही मटेरियल ब्रिटल कहलाएगा। तो अगर अपन को ब्रिटलनेस डिफाइन करनी है, तो हम इसको केवल और केवल एक ही शब्द देते हैं, लैक ऑफ डक्टिलिटी। मैं इसको एक ही टर्म्स देता हूं, लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। याद रखना, लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। इसी को ब्रिटलनेस बोला जाता है। यानी अगर किसी भी बॉडी में डक्टिलिटी की कमी है तो वो ब्रिटल है। याद रखना, ब्रिटल मटेरियल हमेशा सडन फेलियर देगा। समझ रहे हो? ब्रिटल मटेरियल हमेशा सडन फेलियर देगा। और आपको तो पता ही है, चाहे दिल हो चाहे शीशा हो, सडन टूटता है तो दुख तो होता है कि नहीं? तो याद रखना बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सॉरी, भाइयों की बहनों, ये बात याद रखना कि अगर मान लीजिए हमारा ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल हमेशा सडन फेलियर देगा। ब्रिटल मटेरियल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है कॉम्प्रेशन में, उससे कम स्ट्रांग होता है शेयर में, और सबसे कम स्ट्रांग होता है टेंशन में। टेंशन जैसे ही आएगा, ब्रिटल मटेरियल टूट जाएगा। इसीलिए आरसीसी के टीचर आपके सामने बोलते हैं कि बेटा, ऑल दी टेंसाइल स्ट्रेसेस रजिस्ट स्टील अलोन, क्योंकि स्टील क्या है, डक्टाइल है, कंक्रीट तो ब्रिटल है, उस पर हम टेंशन नहीं दे सकते, उस पर हम टेंशन नहीं दे सकते। ठीक है ना? मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन में होता है, मॉडरेट शेयर में, सबसे कम टेंशन में। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है मियाँ? तो अगर हम एग्जांपल की बात करें आपके सामने, तो इसका एग्जांपल है जैसे कि कॉर्क, कॉर्क इसका एग्जांपल होता है। जैसे कि ग्लास, अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास इसका क्या है, ग्लास इसका एग्जांपल है। ठीक है ना?
मैंने आपके सामने बोला जैसे कि कॉर्क, कॉर्क इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्लास, ग्लास इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और क्या हो सकता है? मैंने बोला कॉर्क इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्लास इसका एग्जाम्पल है। याद रखना रबर, रबर भी इसका एग्जाम्पल है। अब आप बोलोगे रबर को खींचूंगा तो वो खिंच जाती है यार, वो ठीक है, लेकिन रबर इज अ टाइप ऑफ ब्रिटल मटेरियल, ये ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। याद रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके सामने बोला कि कॉर्क, ग्लास या फिर रबर, ये सब क्या है? ये सब हमारे पास क्या है? कॉर्क, ग्लास या फिर रबर, ये सब अगर मैं आप लोगों के सामने देखूं तो ये ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल है। गेट माय पॉइंट? तो हमने तीन प्रॉपर्टी आपके सामने पढ़ ली। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होता है, इट इज कॉल्ड टफनेस, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड टफनेस। आई विल डिस्कस या, मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा, आई विल से टफनेस। मैं अगर टफनेस की बात करूं, अब टफनेस देखिए क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट टफनेस या, टफनेस क्या होता है? नाउ सी हियर प्लीज। मैंने आपके सामने बोला आई विल डिस्कस योर टफनेस, मैं टफनेस के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। हाँ, रबर, 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 रबर इज अ ब्रिटल मटेरियल, रबर ब्रिटल मटेरियल है। अब हम टफनेस की बात कर रहे हैं, टफनेस का मतलब समझो। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, टफनेस का मतलब होता है इट इज डिफाइंड अंडर इम्पैक्ट लोडिंग, ये इम्पैक्ट लोडिंग के लिए डिफाइन है। तो टफनेस काय के लिए डिफाइन है? अंडर इम्पैक्ट लोडिंग, जो टफनेस है वो इम्पैक्ट लोडिंग के लिए डिफाइन है। इम्पैक्ट लोडिंग का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला दिस इज अवर मेंबर, हमने एक बार इसमें हैमर को एक्ट करवाया, तो हैमर ने, इसमें एम जी इज द वेट ऑफ हैमर और एच इज द हाइट ऑफ द हैमर, तो एम जी इंटू एच। तो अगर हम एम जी एच की बात कर रहे हैं, रबर टफनेस में नहीं होगा सर, रबर, रबर को टफनेस में बताया भी नहीं है, रबर को मैंने ब्रिटलनेस, ब्रिटल मटेरियल में बताया है। टफनेस अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला इट इज डिफाइंड अंडर इम्पैक्ट लोडिंग, ये इम्पैक्ट लोडिंग के लिए डिफाइन है। आप समझो मेरी बात, जैसे हमने आपके सामने बोला था दिस इज अवर बॉडी, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा हैमर है, इसका वेट है एम जी, और हमने इसको एच हाइट से फॉल किया, तो इसमें एनर्जी आया एम जी एच। हमने एक बार हैमर मारा, ये बॉडी नहीं टूटा, दूसरी बार हैमर वाला नहीं टूटा, तीसरी बार हैमर मारा नहीं टूटा, यानी 3 mgh इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया। कितना स्टोर कर लिया? तो इसने 3 mgh एनर्जी अपने अंदर क्या कर लिया? 3 mgh एनर्जी अपने अंदर इसने स्टोर कर लिया। अब जैसे ही 3 mgh एनर्जी इसने अपने अंदर स्टोर किया, जैसे ही हमने चौथा हैमर डाला, जैसे ही हमने चौथा हैमर मारा, तो 4 mgh में ये टूट गया। यानी कि बिफोर फ्रैक्चर इसने कितना इंपैक्ट एनर्जी अपने अंदर स्टोर किया? 3 mgh एनर्जी स्टोर किया, तो 3 mgh इसका टफनेस है। तो टफनेस का मतलब होता है स्टोर्ड, स्टोर्ड एनर्जी, कितना एनर्जी इसने स्टोर किया, स्टोर्ड एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, ठीक है ना, बिफोर फ्रैक्चर, स्टोर्ड एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर इज कॉल्ड, इसको हमने क्या बोल दिया? इज कॉल्ड टफनेस, इसको हमने टफनेस बोला। अब आपने दो तरीके, अब जैसे मान लो आपको किसी भी मटेरियल का टफनेस निकालना है, अब आपको अगर किसी भी मटेरियल का टफनेस निकालना है तो आप क्या करोगे? दो तरीके कर बनाओगे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर बनाओगे और लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर बनाओगे, बिल्कुल सही बात है। तो आपने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाया, ये स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व जब आपने बनाया, तो एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर, तो एरिया जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर का एरिया होगा अप टू फ्रैक्चर, इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस, इसको मैं आपके सामने मॉडुलस ऑफ टफनेस बोलता हूँ, याद रखिए। सो इट इज जनरली कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ टफनेस, इसको मैं आपके सामने मॉडुलस ऑफ टफनेस बोलूंगा। और अगर हमने इस तरीके से ग्राफ बनाया, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, हमने लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व बनाया, एरिया अंडर द लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व के अंदर का एरिया अप टू फ्रैक्चर, इट इज कॉल्ड एज टफनेस, इसको हम आपके सामने टफनेस बोलते हैं। तो बेटा अगेन बात यही है कि टफनेस डिफाइन हो रहा है कैसे? लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व से, तो ये रियल प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि मॉडुलस ऑफ टफनेस डिफाइन हो रहा है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व से, इसलिए इट इज द रियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल का रियल प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्या सभी बच्चों को इतना स्टेटमेंट क्लियर है? प्लीज गिव मी आंसर। तो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हैं। सो आई विल डिस्कस हियर, दीज आर दी सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल,
ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। सबको क्लियर हुआ अभी तक? प्लीज गिव मी आंसर, जल्दी बताइए। व्हाट्स अबाउट टुडे सेशन, कैसा लगा आज का क्लास आपको? ठीक है। अब मैं अभी क्लास छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक मेरी अभी गेट की क्लास है। आफ्टर द क्लास, ठीक है ना? सर रबर जो इलास्टिक होगा ना, अरे रबर इलास्टिक होगा, लेकिन इट इज नॉट अ डक्टाइल, ये ब्रिटल है। अब क्यों है इसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है ना? कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर रिप्रेजेंट मॉडुलस ऑफ टफनेस, एरिया अंडर द लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व अप टू फ्रैक्चर रिप्रेजेंट टफनेस, ये टफनेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? बस हमने ये बोला है। अब यहाँ आज की क्लास को यहाँ पर छोड़ देता हूँ, पीडीएफ आप लोगों के लिए मैं शेयर कर देता हूँ, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार में मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक बात और सभी बच्चे, सभी महानुभाव याद रखना, आज शाम को ही मैं एक क्लास और ले लूंगा, और उसमें अपन स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस स्ट्रेन खत्म नहीं हुआ, अभी तो प्रॉपर्टीज खत्म हुआ है, अब स्ट्रेस स्ट्रेन खत्म करेंगे। 3 दिन या 4 दिन लगेंगे लगभग फॉर्म में, लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा। इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि पेड लाइव क्लास में भी उतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। बस क्लास में आते रहना, क्लास की गुल्ली मत मानना, समझ रहे हो? क्लास की गुल्ली मत मानना, क्लास में आते रहना। बाकी मुझ पर विश्वास रखो, आपके मैंने जिस भी सब्जेक्ट को छुआ है मैंने अच्छे ही बना के छोड़ा है, ठीक है? चलिए, थैंक यू, थैंक्स सब, थैंक यू, थैंक यू। हाँ अरे श्रद्धा मैडम नमस्ते। मैडम श्रद्धा नाम से बहुत गहरे नाते रहे हैं हमारे, मैडम श्रद्धा नाम से बहुत गहरे नाते रहे हैं, अब क्या ही कर सकता हूँ मैं।